वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ओयो ने अपना आईपीओ कैंसिल क्यों कर दिया, सॉफ्टबैंक आखिर प्रेशर क्यों बना पा रहा है ओयो के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे वी मार्ट की, अडानी के साथ एक फिर से बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस की, मारिको की, इन्फोसिस के मास्टर प्लान की और स्विगी की। सबसे पहली न्यूज है ओयो की, और ओयो ने अपना आईपीओ फिर से पोस्टपोन कर दिया है और इन्वेस्टर्स तो अब इनसे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस साल में 2021 के बाद ये तीसरा आईपीओ अटेम्प्ट था जो कि रोक दिया गया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सॉफ्ट बैंक का ऐसा कहना है कि अभी मार्केट सही नहीं है और आपके फाइनेंशियल्स भी उतने अच्छे नहीं है कि आप अभी आईपीओ ला रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल्स को और ज्यादा सुधारो। इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि आईपीओज जब भी आते हैं पब्लिक को चिपकाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि जैसे ही आईपीओ आएगा मार्केट में सॉफ्ट बैंक अपना पैसा लेके निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आईपीओ को डिले करना ही था तो फिर बार बार रितेश अपना आईपीओ फाइल क्यों कर रहे थे, क्यों ये अटेम्प्ट किया जा रहा था। तो आपको ये जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि आज भी रितेश अग्रवाल का जो स्टेक है वो 30% से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सॉफ्ट बैंक का कंट्रोल ओयो के ऊपर थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू रितेश अग्रवाल। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सॉफ्ट बैंक जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ओयो के अंदर। अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वीमार्ट की। वीमार्ट रिटेल ने Q4 FY25 में 19 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जबकि पिछले साल वीमार्ट को 39 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। साथ ही वीमार्ट का रेवेन्यू भी 17% बढ़कर 780 करोड़ रुपीस तक चला गया। हालांकि इतने प्रॉफिट के बावजूद वीमार्ट ने अभी भी डिविडेंड का कोई प्लान नहीं क्लियर किया है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी इन पैसों को अपने फ्यूचर ग्रोथ में री इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। हालांकि आपको एक चीज मिलने वाली है, वो है बोनस शेयर, और ये बोनस शेयर है 3:1 का, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 3 नए शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वी मार्ट के। वैसे वी मार्ट की जो स्ट्रेटेजी है लाइम रोड की, अगर आपको नहीं पता है तो बताऊं, इनका एक ऐप है लाइम रोड। तो अगर आप शॉप पे गए वी मार्ट के मॉल में यानी कि, और आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया लेकिन उसका कलर आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, या फिर साइजेस नहीं मिल रहे हैं, जो कि ज्यादातर होता है वी मार्ट में, आपको साइज नहीं मिल रहे हैं, तो आप जस्ट स्कैन करो उनके बारकोड्स को और फिर आप उनके ऐप पे अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर्स के कपड़ों को चूज कर लो और वहां से ऑर्डर कर दो। तो ये अमेजोन और मिंत्रा से बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि आप कई बार अमेजोन और मिंत्रा से कपड़े ऑर्डर करते हो, फिर घर पे आता है तो आप बोलते हैं यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर अच्छा नहीं है, टच अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, फैब्रिक अच्छे नहीं है। बट वी मार्ट में पूरा का पूरा केस अलग हो जा रहा है। वी मार्ट में आप कपड़ों को टेस्ट कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है कपड़ा, फिर आप उस कपड़े को ऑर्डर कर रहे हो। अगर आपको दूसरे साइज का चाहिए, दूसरे कलर का चाहिए, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हो। अगली न्यूज है अडानी ग्रुप की, और ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप का समय तो इतना खराब चल रहा है कि आप पूछो मत। एक तरफ हिंडनबर्ग आ जा रहा है, फिर बांग्लादेश वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर कभी उनके ऊपर केसेस हो जा रहे हैं, जांच चल रही है यूएस में, और अब एक नया लफड़ा आ गया है सामने। सेबी ने गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सेबी का कहना है कि प्रणव अडानी 2021 में अडानी ग्रीन के एसबी एनर्जी डील के सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन को अपने ब्रदर इन लॉ कुणाल शाह को दी थी, जिससे कुणाल शाह ने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अब ये चीज तो एक तरफ सेबी ने ऐसा बोला, अब प्रणव अडानी क्या कर रहा है? प्रणव अडानी ट्राई कर रहा है सेटल करने का, वो भी बिना गलती को माने हुए, क्योंकि अगर गलती माना तो फिर ये तो क्राइम हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब ये केस सेबी एक अपने सेटलमेंट रिव्यू को देख रही है कि इनके साथ सेटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। और एक और झटका मैं आपको दूंगा। एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि ये जो कुणाल शाह है, भाई अगर तेरे को पैसे कमाने ही थे तो फिर 9 लाख क्यों? कम से कम 20 लाख का तो प्रॉफिट करना ही था, क्योंकि तू 9 लाख का प्रॉफिट करे या फिर 20 लाख का प्रॉफिट करे, सेबी तो डंडा करेगी। लेकिन फिर भी शायद ये सोच के किया होगा कि 9 लाख छोटा अमाउंट है तो सेबी पकड़ नहीं पाएगी। तो भाई साहब सेबी ने तो आपको पकड़ लिया है। और यहाँ पे पता है वो वाला सीन हो गया जैसे रीजनिंग एग्जाम में नहीं होता है कि ब्लड रिलेशन बताओ, कि अगर प्रणव अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं और कुणाल शाह अगर प्रणव अडानी के ब्रदर इन लॉ हैं, तो फिर गौतम अडानी और कुणाल शाह के
बीच क्या रिश्ता है, तो ऐसी चीज है। और जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो ये चीज है कि हिंडनबर्ग के ऊपर एक नई रिपोर्ट निकल के आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिंडनबर्ग और कांग्रेस के राहुल गांधी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है, और मैंने इसकी न्यूज कवर की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस न्यूज को देखा है, और ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना। ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। अगली न्यूज है वरुण बेवरेजेस। 2025 में वरुण बेवरेजेस 19% गिरा था, लेकिन Q1 का उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन्वेस्टर्स के मन में एक नई उम्मीद भी जगी है इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि Q1 में 35% प्रॉफिट बढ़कर 726 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे रेवेन्यू 29% से बढ़कर 5567 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, और इससे लोगों के अंदर उम्मीद तो जगी ही जगी है। लेकिन बहुत ही कमाल की चीज मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। देखो, एक तरफ तो गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, तो गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की सेल्स तो बढ़ ही जाती है। दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में फाइट चल रही है, ठीक है, और कई सारे लोगों को लगता है कि थम्स अप, स्ट्रिंग, इवन की ड्यू, ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो इजरायली ब्रांड्स हैं, और लोग इनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो क्या इसके वजह से वरुण बेवरेजेस के सेल्स पे कुछ असर पड़ेगा, या फिर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि गर्मियां आ रही हैं? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपके दिमाग में एक बार ख्याल आएगा कि नहीं यार, सेल्स गिरेगी और नुकसान होगा। फिर आप एक तरफ से सोचोगे नहीं यार, इस बार जो गवर्नमेंट ने डेटा निकाला है, इस बार हीट वेव्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की सेल्स बढ़ेगी। तो ये काफी असमंजस वाली चीजें चल रही हैं। देखते हैं क्या होता है। और वैसे आपको क्या लगता है, इनकी सेल्स बढ़ेगी या फिर इन कंपनीज की सेल्स में भारी गिरावट आ सकती है? और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वरुण बेवरेजेस ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हालांकि डिविडेंड तो बहुत कम है, ये डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 0.50 रुपीज पर शेयर का है। अगली न्यूज है मारिको की। मारिको ने Q4 FY25 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, और उस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि मारिको का प्रॉफिट 343 करोड़ रुपीस रहा, और ये 8% का जंप भी दिखाता है। तो मारिको ने काफी अच्छा अपना रिजल्ट लाया है। वहीं पे जो रेवेन्यू है वो भी 20% बढ़ा, 20% बढ़कर 2730 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो ऑयल की थी। कोपरा और ऑयल का जो दाम था वो बढ़ गया, उसके वजह से मार्जिन्स तो कम हुए, लेकिन मारिको ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने अपने प्राइसिंग को उस तरह से चेंज किया और फिर थोड़ा सा कंट्रोल भी बनाए रखा, और वही एक रीजन था जिसके वजह से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये 7% का रहा, यानी कि FMCG सेक्टर में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और इन्वेस्टर्स के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि मारिको ने 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं भूल गया था वो बताना। कोपरा का मतलब क्या होता है शायद आप न समझ पाए हो। ये ना जो सूखा नारियल होता है, यानी कि ड्राई कोकोनट, उसको कहते हैं, और इसका यूज करके कोकोनट ऑयल बनता है, जो आप लोगों ने देखा होगा पैराशूट का, वो मारिको कंपनी ही बनाती है। अगली न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने 532 करोड़ रुपीस में ऑस्ट्रेलिया की साइबर सिक्योरिटी फर्म, जिसका नाम है द मिसिंग लिंक, इसका एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। और ये डील इन्फोसिस सिंगापुर के थ्रू कैश में हुई, यानी कि अब इन्फोसिस के पास रेड टीम, ब्लू टीम और एक एडवांस्ड ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी है। और ये बहुत ही कमाल की न्यूज है, क्योंकि इससे कंपनी की साइबर सिक्योरिटी पावर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में इन्फोसिस की प्रेजेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और अगर आपको रेड टीम, ब्लू टीम मतलब नहीं पता, तो आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो कि रेड टीम का काम होता है कि कंपनी के सिस्टम्स पर अटैक सिमुलेट करें, और ये इंटेंशनली किया जाता है बिना बताए, और ये ट्राई करते हैं सिस्टम के अंदर घुसने का, सिस्टम के अंदर जितने भी फ्लॉज हैं उनको ढूंढने का, जैसे एक रियल हैकर करता है, सेम टू सेम, लेकिन ये लोग अच्छे काम के लिए करते हैं। वहीं पे जो ब्लू टीम होती है वो उन हैकिंग को बचाती है करने से, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे उनका सिस्टम वीक है तो फिर उसको मॉनिटर करके सॉल्व भी करते हैं। इनका काम होता है फायरवॉल को एक्टिवेट करना, इंक्रिप्शन करना, या फिर किसी तरह के अलर्ट सिस्टम को बनाना, ताकि अटैक होने के बाद या फिर अटैक होते वक्त उनको तुरंत इंफॉर्मेशन मिले। बेसिकली ये अटैक होने के बाद रिस्पॉन्स प्लान भी एक्टिवेट करते हैं। अगली न्यूज है स्विगी की। स्विगी ने अपना 10 मिनट डिलीवरी
डिलीवरी सर्विस जिसका नाम बोल्ट है, उसको सिर्फ 6 महीने में ही 500 से ज्यादा सिटीज तक एक्सपेंड कर दिया है। यानी कि अब हर 10 ऑर्डर में से एक ऑर्डर बोल्ट के थ्रू डिलीवर किया जा रहा है। जबकि जो उनका राइवल है सबसे बड़ा जोमेटो, उन्होंने अपना क्विक मॉडल बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज है। अभी जो फिलहाल स्विगी की बात करूं तो स्विगी ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। इन्होंने 2 किलोमीटर रेडियस का स्ट्रेटेजी बनाया जिसमें आराम से आप डिलीवर कर सकते हो। लेकिन पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप खाने को 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हो, ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि ग्रोसरीज तो 10 मिनट के अंदर डिलीवर की जा सकती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, क्योंकि वो पैक्ड होते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लेकिन आप खाने की चीज अगर 10 मिनट में डिलीवर करने की बात कर रहे हो, जो 10 मिनट में पहली चीज तो खाना बनता नहीं है। अगर 10 मिनट में डिलीवर करना है तो 10 मिनट जाने में 5 मिनट आने में लग जाता है। यानी कि जो खाना है वो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ होगा, यूजर्स को खराब खाना मिलेगा। खराब यानी कि जिससे उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। स्विगी ने ये गेम तो जीत लिया, स्विगी ने अपना नया मॉडल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन ये फूड डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को खराब कर देगा। क्योंकि कंपटीशन से आगे निकलने के लिए कंपनीज को मजबूरी ये चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि फ्रीबीज के साथ हुआ, आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज की, अब उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब उनको देखने के वजह से, उनके वजह से और भी पार्टीज अब फ्रीबीज देना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान जो बर्बाद हुआ था सिर्फ 2 रीजंस की वजह से हुआ था। पहला रीजन था कि वहां पे उनका जो कंट्री है वो आर्मी चलाती है, ना कि गवर्नमेंट, और वहां पे आर्मी का काम है बिजनेस करना, ना कि देश का प्रोटेक्शन करना। दूसरा रीजन था वहां पे फ्रीबीज चलने लगी थी, फ्रीबीज का ट्रेंड हो गया था। तो हर गवर्नमेंट चाहती थी कि उसका उसको सरकार बने और वो सत्ता पे आए, तो वो पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा फ्रीबीज देती थी। तो अब जब दूसरी गवर्नमेंट को जीतना था तो अब उनको और ज्यादा फ्रीबीज देना पड़ता था। तो और ज्यादा फ्रीबीज कैसे देंगे? उनको लोन लेना पड़ता था वर्ल्ड गवर्नमेंट से, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उससे, फिर वो और फ्रीबीज देती थी। ऐसे ही करते 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 जब देश आजाद हुआ था तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी एक ही जैसी थी, यानी कि 1 रुपए बराबर 1 पाकिस्तानी रुपीस था। लेकिन आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, और अगर ये फ्रीबीज कल्चर जल्दी नहीं रोका गया तो इंडिया के लिए भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो स्विगी भी यही चीज कर रही है, और स्विगी बहुत ही जल्द शायद इसको बंद करना पड़ जाए स्विगी को, क्योंकि जो भी FSSAI है या फिर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इन सब चीजों को जरूर ध्यान देगी, और बहुत बुरा हो सकता है स्विगी के साथ आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि याद है आपको, मैगी खाने की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, और रातों रात पूरे मैगी की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई थी। नेस्ले बहुत ज्यादा लॉस में चला गया था, कोर्ट में केस चला गया था, क्योंकि लेड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक वैसा ही अगर स्विगी के साथ भी हुआ, लोगों की हेल्थ खराब हुई, लोग मरे ज्यादा स्विगी खाने की वजह से, तो स्विगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि स्विगी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितना बड़ा कंपनी नेस्ले था। स्विगी सेटलमेंट ही नहीं कर पाएगी लोगों के साथ। खैर, बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर दी मैंने, बहुत ज्यादा टेंशन दे दी आपको। वैसे पता है, जोमेटो को लोग कहते थे जोमेटो जमाटो, जोमेटो जमाटो। तो मेरा भाई है वो स्विगी को बोलता है स्विगी, स्विगी कर लो, ये नहीं बोलेगा कि स्विगी कर लो। तो इसी एक उतना अच्छा जोक नहीं है, और मैं बहुत अच्छा जोक करता भी नहीं हूँ, बट आई होप आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी तो स्माइल आई होगी। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।